आपका वेलकम है। हम चला रहे हैं पेपर सेट नंबर दूसरा, ठीक है। सेट नंबर दूसरा है आपका, जिसमें से हमने आपके एमसीक्यू करा दिए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उनको पीछे से देख सकते हैं, सारे थ्योरेटिकल हैं, सरल सरल हैं, ठीक है। चलो दूसरे का कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का कोणीय संवेग लिखिए। मतलब कोणीय संवेग का आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, या H/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे कोणीय संवेग का सूत्र हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है। तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है, ठीक है, NH/2, ठीक है, लिख लो। अब दूसरा सवाल कह रहा है खरगोश आपका दूसरे का कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। यह हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, प्रकाशिक केंद्र इंटर में भी पढ़ाया है आपको। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, देखो आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालोगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। देखना प्रकाशिक केंद्र क्या हो, देखो लेंस की बात कर, लेंस आपके दो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम एक लेंस बना ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बना लिया है कि आपका कौन सा लेंस है, बताएं जी। उत्तल, ये आपका उत्तल लेंस है, किनारों पर पतला है, बीच में मोटा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। कह रहा है प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है सेंटर में, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र होता है किसी लेंस के भीतर होता है, ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, उसे दर्शाते हैं, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है, उसे दर्शाते हैं। तो कह रहा है परिभाषित कीजिए। देखो प्रकाशिक केंद्र को आप कैसे परिभाषित करोगे, जब आप प्रकाश की किरण किसी से डालना, लेयर लाइट से डालना, इस प्रकार, ठीक है। जब प्रकाश की किरण आप प्रकाशिक केंद्र से होकर डालोगे, ये आपका क्या है आपका ये प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो जब आप प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से डालोगे इस प्रकार, तो वह सीधी निकल जाएगी, तनिक भी नहीं मुड़ेगी, ठीक है, वह सीधी निकल जाएगी। तो परिभाषा आप क्या लिखोगे, किसी लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है या सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। किसी लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। विचलन का मतलब है मुड़ना, ने को भी नहीं मुड़ी, ठीक है। विचलन होगा इसका मतलब मुड़ी है वो कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो आप क्या लिखना, आप लिखना किसी, ठीक है, परिभाषा आप चित्र बना सकते हैं, किसी लेंस के अंदर उपस्थित, आप लिख लें फिर चित्र बना दें। तो किसी लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के, अरे मैं लगा देता तो लगवा देते हमें, अबे तो बोल दे देने प्रेजेंट है, सीधी गुजर जाती है, अलग बोली भी नहीं जाएगी, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है। तो आपने क्या देखा
किसी लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, नोट करें। अब आपका सवाल है गा गमला दूसरे का, कार्बन 6 और 12 की अपेक्षा कार्बन 6 14 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, वैसे हम बात करें दोनों में प्रोटॉनों की संख्या देखो समान है, इसकी भी इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो आप लिखोगे प्रोटॉनों की संख्या, उत्तर में लिखोगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, बताओगे तो उसको प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, दोनों की बात करें। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या दोनों में, इसमें भी और उसमें भी बराबर है, इसलिए लिख दें दोनों का एक। ठीक है, कितनी है 6, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 6, पता है ना। नीचे वाली संख्या कितनी होती है प्रोटॉनों की संख्या, यही क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन की स्थिति में। पूछा ही नहीं, हाँ अड़ुआ भार ऊपर होता है। ठीक है, प्रोटॉन निकाले, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के निकालते हैं, पता है ना। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की बात करें, इसमें कितने प्रोटॉन है 6, 12 में 6 के 6। ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 14 में 6 के कितने 8। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन नहीं सॉरी न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो लिख लीजिए, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 12 में 6 के 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 14 में 6 के 8। ठीक है, तो पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की अधिकता कितनी होगी, 2 की तो अधिकता होगी, इसमें 2 न्यूट्रॉनों की अधिकता है इससे। ठीक है, तो हाँ प्रोटॉन को पीछे ही ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, 2 न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी, हाँ 2 न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी, आप लिख दें इसमें 2 न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, आपने देखा इसमें 6 न्यूट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन, अधिकता कितने की 2 की है, इसमें 2 न्यूट्रॉन अधिक है इसकी तुलना में। ठीक है, वही पूछा इसकी अपेक्षा इसमें कितने न्यूट्रॉन अधिक हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने अधिक हैं, प्रोटॉन तो दोनों में 6 हैं, लेकिन उसमें 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं, तो आप लिखना इसमें 2 न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी। हाँ। अब आप पूछ रहा है एक एमयू द्रव्यमान छति में कितनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो देखो इसका मान फिक्स है। ठीक है, मैंने आपको लिखाया है एक एमयू का मान होता है, एक एमयू में कितनी ऊर्जा निकलती है, मैंने लिखाया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद कर लें बहुविकल्प में पूछी गई है। ठीक है, एक एमयू का मान, एक एमयू इतनी ऊर्जा निकलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब आपका इंगा बिंदी सवाल है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3i प्लस के 4j कैप न्यूटन बट्टे कूलाम, एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10i कैप। ठीक है, कैप लगाया आपने। ठीक है, मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो वैद्युत फ्लक्स होता है ई वेक्टर और ए वेक्टर का मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं हम किससे, फाई से, किससे फाई से, तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स निकालने का। इन दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, अब लिखो ई का मान कितना है 3i प्लस के 4j कैप। ठीक है, और डॉट ए वेक्टर का मान 10i। ठीक है, देखो कैसे करोगे, डॉट जे कुछ नहीं करना, देखो आई का आई में गुणा करते हैं, जे का जे में करते हैं, के का के में करते हैं, तो यहाँ पर देखो आई ये वाला आई ये वाला ये तो दिखाई दे, जे वाला तो है नहीं है, तो उसको भूल जाओ। तो आई वाले का आई वाले में कर दो, 10 का 3 में करो 10 या 30। ठीक है, और आई का आई में करोगे तो आई खत्म हो जाएगी, उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा 10 या 30 बस। ठीक है, और आई का देखो 10 आई का 3 आई में किया वो तो 30 हो गया, और आई का आई में डॉट कर देते तो उसका मान होता है 1, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो
तो आंसर निकल गया 30। अब ये कहाँ गया? अब देखो इसके बगल में कुछ नहीं तो आप जे भी मान सकते हो। जे कैसे मानोगे आप? इसे मानोगे जे 0 इंटू जे कैप, ऐसे मान सकते हो। इसका इसमें क्या, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई में करते हैं, जे का जे में, के का के में। जे यहाँ उपस्थित नहीं उसका, इसलिए उसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, हाँ आई के खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए खत्म हो गया। देखो अब देखो जे में गुणा करने के लिए जे वाला चाहिए, जे में गुणा करने के लिए जे वाला चाहिए, तो यहाँ पर जे वाला दिया नहीं है। दिया नहीं तो आप मान भी सकते हो। कैसे मान सकते हो? 0 इंटू जे के मान सकते हो ना। तो 0 का इसमें करोगे तो खत्म, 0 हो गया इसलिए। ठीक है, तो 30 हो गया। मात्रा कैसे लिखोगे? तो ई का मात्रा कितना है? न्यूटन बट्टे कूलाम। ए का मात्रा क्या दिया है उसने? मीटर स्क्वायर, तो ये मात्रा हो गया। ठीक है, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। ठीक है, नोट करें। देखो सवाल है आपका, लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? ठीक है, तो जो आपका लेंज का नियम है यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज का नियम क्या था? लेंज का नियम ये था, जब आप किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? करंट उत्पन्न हो जाएगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, उत्पन्न हो गई। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, यह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से यह उत्पन्न हुई है। यह था आपका लेंज का नियम। हमें बस नियम तो लिखना ही नहीं, 1 नंबर का सवाल है। कह रहा है किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो जो आपका लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसमें ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है। ठीक है, तो आप लिखना लेंज का नियम उत्तर में। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, हाँ बस इतना ही। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका आंसर, 1 नंबर। हाँ, तो आपके लिए सवाल है, हीलियम प्लस जेड यानी परमाणु क्रमांक दिया है आपको Z बराबर 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला सिखाया है आपको। ऊर्जा निकालने में फॉर्मूला क्या था? E बराबर NV कक्षा में ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला था आपका -के 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा का सूत्र था। मैंने 3-4 सूत्र लिखाए थे। एक त्रिज्या का, एक ऊर्जा का लिखाया था मैंने, एक वेग का लिखाया था। ठीक है, तो यही सूत्र लगाना है आपको। कोई भी सवाल आया ऊर्जा निकालनी हो आपको तो ये सूत्र लगाना है। ठीक है, Z स्क्वायर बट्टे N स्क्वायर। ठीक है, तो हीलियम के लिए उसने Z का मान कितना दे दिया? उसने गिवन Z बराबर 2 और N का मान कितना होगा? N का मान कितना होगा? N का मान होगा इसके लिए 2। कितना होगा? उसने बोला प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम का मतलब एक मत समझ लेना। प्रथम उत्तेजित अवस्था बोले तो N का मान 2 होगा, एक बढ़ा के लेते हैं। द्वितीय उत्तेजित अवस्था बोले तो N का मान 3 लेंगे। ठीक है, तो N का मान कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो लगाओ। तो E2 बराबर -के, तो करें -के 13.6 Z स्क्वायर यानी Z का मान कितना है? 2 का स्क्वायर और N के कितना है आपका? 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करो तो कर लो, ऐसे ही काट लो सीधे सीधे। ठीक है, डायरेक्ट काट लो, काम खत्म। -के 13.6 और पीछे क्या लगाते हैं? EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आंसर है। नोट कर दो। सवाल है आपका तीसरे का खा 3 नंबर का। ठीक है, नहीं ये 2 नंबर का है। ठीक है, MCQ 1 नंबर के, दूसरे वाले सवाल सब 1 नंबर के, तीसरे वाले भी सवाल 1 नंबर के, नहीं सॉरी 2 नंबर के। हाँ ठीक है, अब कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेगों को परिभाषित कीजिए। ठीक है,
फिर एक नंबर की ये परिभाषा हो गई, एक नंबर में संबंध हो गया, अफवाह वेग में और धारा घनत्व में रिलेशन लिखनी है। ठीक है, चलो हाँ, तो हेडिंग डालें आप अफवाह वेग। ठीक है, देखें अफवाह वेग क्या होता है, ध्यान से समझेंगे आप। देखो मेनली मान लीजिए मैंने क्या बनाया, एक चालक लिया, क्या लिया, चालक लिया, कोई मैं ये मैंने क्या लिया, एक चालक लिया, परिभाषा मैंने लिखाई है पहले, ठीक है, दोबारा पुनः देख सकते हैं। ये कोई चालक है, आपको पता है चालक में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे होंगे मुंह उठा के, फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जैसे ही मैं इसे चालक का संपर्क एक बैटरी से करूंगा, एक बैटरिया से करूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो मान लो ये करंट चली, नहीं बता रहे हैं आपको, चित्र बनाए तो आपकी खुशी। ठीक है, देखें तो जैसे ही आप किसी चालक का संपर्क किसी बैटरी से करोगे तो इसमें चालक में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अफवाह वेग कहलाएगा। ठीक है, करंट तरह चली तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में चलेंगे, करंट की उल्टी दिशा में करंट चलते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सतर्क हो जाएंगे, अगर करंट चल गई तो एक दिशा में चलने लगेंगे। ठीक है, दोबारा सुनोगे, ये चालक तार है। ठीक है, तो जब किसी चालक का संपर्क किसी बैटरी से करोगे आप, ध्यान सुनोगे, जब किसी चालक का संपर्क किसी बैटरी से करते हैं तो चालक में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अफवाह वेग कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे जब किसी चालक का संपर्क, जब किसी चालक का संपर्क बैटरी से करते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में वियोजित हो जाते हैं, हो जाते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अफवाह वेग कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई अफवाह वेग की। जब किसी चालक का संपर्क किसी बैटरी से करते हैं तो चालक में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में वियोजित हो जाते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अफवाह वेग कहलाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अफवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध, मतलब एक सूत्र लिखना है जिसमें अफवाह वेग हो और धारा घनत्व हो। तो करंट इधर चली तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर चलेंगे, इधर। हाँ, ठीक है, देखो अब अफवाह वेग और धारा घनत्व में एक संबंध देखो, मतलब एक आपको सूत्र लिखना है जिसमें अफवाह वेग हो और धारा घनत्व हो। ठीक है, तो आप हेडिंग डालना अफवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। चित्र तो बनाई नहीं भैया, चित्र तो पहले बना दो। ठीक है, ठीक है, अफवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो संबंध में डायरेक्ट आपको लिखा देंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो आपने ये सुना है पिछले सेट में हमने कराया था आई बराबर नवेड, सुना था नवेड, आई बराबर नवेड, NaBH
EVD, आई बराबर 90। आई आपकी करंट होती है एन, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए क्षेत्रफल, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बीडी होता है आपका अफवाह वेग, इसे बोलते हैं अफवाह वेग। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, ए का आई में डिवाइड कर दो, बता रहे हैं क्यों करोगे। तो अच्छा आपका एन ए बी डी, आई बट्टे ए होता है आपका कौन, धारा घनत्व। ठीक है, जब धारा में क्षेत्रफल का डिवाइड कर देते हैं तो उसे धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आई बट्टे ए क्या हो गया आपका, धारा घनत्व, और धारा घनत्व को दर्शाते हैं जे से, किससे, जे से। तो जे बराबर एन ए बी डी, खत्म। ठीक है, हाँ जे आपका क्या है, धारा घनत्व है, धारा घनत्व। ठीक है, ये आपका क्या है, अफवाह वेग। आई बट धारा घनत्व का सूत्र होता है आई बट्टे, अगर आपको धारा घनत्व निकालना होगा तो आई बट्टे ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई बट्टे होता है आपका जे, जे ही होता है आपका क्या, धारा घनत्व। हाँ, आई विद्युत धारा आपके, ये क्षेत्रफल हो गया एरिया, बीडी को बोलते हैं अफवाह वेग। ठीक है, जो हमने अभी डेफिनेशन देखी है, एन होता है किसी चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ 3 कूलम। ये मैंने सूत्र लिखा है ना आपको, इस धारा में और उसमें रिलेशन होता है अफवाह वेग में, इसी से हमने निकाला ये। आई बराबर, याद करने की ट्रिक है, 90 जे 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 जे। ठीक है, आई ये आपकी आई ऐसे बनती है हेलीकॉप्टर वाली एच। ठीक है, मतलब टेढ़ा करके, ये आपकी जे हो गई। जे को जे ही होता है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, धारा और क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, नो हिंदी कोई नहीं, कुछ नहीं, इतना ही देखें ध्यान से दोबारा। ठीक है, ये आप जानते हो आई बराबर 90। ठीक है, आई में हमने ए का डिवाइड किया तो आई अपॉन ए ये कहलाया, जैसे हम बोलते हैं धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी, और एन ए ई बी डी ये मतलब मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की, मैंने ट्रिक बताई याद करने की, आई बराबर 90 याद करने की ट्रिक दी है। ठीक है, वैसे तो आप याद, हाँ ये भी एक सवाल है, अगर आपसे पूछ ले धारा और अफवाह वेग में संबंध लिखो तो आप ये डाटा लिखे आना। ये अब पूछे धारा घनत्व तो अफवाह वेग में संबंध, तो ये लिखना पड़ेगा, इससे निकल कर आएगा। और ये पूछे खाली ये नहीं लिखे, कहते अफवाह वेग और धारा में संबंध, तो आप ये लिख देना डायरेक्ट 90 आई बराबर। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ, नोट करें। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।